हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब की तीसरी नज़म 2.3 द इंचकेप रॉक के पोइटिक डिवाइसेस की हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम इसकी कुछ स्टांजास की जो है पोइटिक डिवाइसेस को देख चुके हैं। अब जो है हम स्टांजा नंबर 4 से आगे जो है देखने जा रहे हैं। स्टांजा नंबर 4 मतलब इस पोएम का स्टांजा नंबर 4 जो है वहाँ से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। और अब हम देखेंगे कि इस नज़म के अंदर जो है और कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर। तो जो है हम अब स्टांजा नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टांजा नंबर 4 की पहली लाइन पढ़ी जा रही है, व्हेन द रॉक वॉज हिड बाय द सर्जेस स्वेल। इसमें अगर गौर से देखिए तो यहाँ एलिट्रेशन है। वो कैसे क्या देखिए, यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड स आया है और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड स आया है। मतलब यहाँ पर अगर देखिए आप तो कॉन्सोनेंट साउंड स जो है 2 बार रिपीट हुआ है। सर्जेस इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हुई है और स्वेल इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हुई है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ रिपीट हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड स यहाँ पर रिपीट हुआ है। और हमें ये मालूम है कि अगर एक कॉन्सोनेंट साउंड अगर अल्फाजों की शुरुआत में बार बार रिपीट होता है तब हम उसे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, तब हम उसे कौन सा पोइटिक डिवाइस कहते हैं, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। उसके बाद इस तीसरी लाइन में आइए, देखिए स्टांजा की तीसरी लाइन, एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक। यहाँ पर देखिए देन और दे, तो यहाँ अगर गौर से देखें हम तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है? कॉन्सोनेंट साउंड द रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड द, वो कैसे कि देखिए देन इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड द से हो रही है और दे इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड द से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड द रिपीट हुआ है, इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये है एलिट्रेशन। अगले स्टांजा की तरफ जाते हैं। अगला स्टांजा, अगले स्टांजा की नेक्स्ट स्टांजा की तीसरी लाइन देखिए पढ़ी जा रही है, द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड। तो यहाँ पर भी अगर गौर से देखें आप तो कॉन्सोनेंट साउंड स रिपीट हुआ है। वो कैसे कि देखिए सी इस अल्फाज की शुरुआत स से हो रही है और स्क्रीम्ड इस अल्फाज की शुरुआत स से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है और कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट होने की वजह से ये क्या है? एलिट्रेशन है। अगले स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले स्टांजा की पहली लाइन, द बॉय ऑफ द इंच के बेल वॉज सीन। इसमें देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड ब 2 बार रिपीट हुआ है। वो कैसे कि देखिए ये बॉय इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ब से हो रही है और बेल इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ब से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ब 2 बार रिपीट हुआ है तो ये क्या है? एलिट्रेशन। इस लाइन को देखिए, सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक। तो इसमें देखिए सर राल्फ द रोवर, इसमें देखिए कॉन्सोनेंट साउंड र 2 बार रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड र 2 बार रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड र 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर क्या है? ये एलिट्रेशन है। उसके बाद की लाइन देखिए, एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है। कैसे क्या देखिए ही इस अल्फाज की शुरुआत ह से हो रही है। ही जो अल्फाज है इसकी शुरुआत ह से हो रही है और हिस ये जो अल्फाज की शुरुआत है इसकी भी शुरुआत जो है कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है।
यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है। देखिए ये ही की शुरुआत ह से हुई है और हिस की शुरुआत ह से हुई है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। अगला स्टांजा देखिए, अगले स्टांजा के अंदर दूसरी लाइन देखिए, पढ़ी जा रही है आपके लिए, इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग। तो इसमें देखिए, इसमें हम गौर से अगर देखें तो इट मेड हिम और इट मेड हिम, इट मेड हिम, इट मेड हिम, ये अल्फाज रिपीट हुए हैं, ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं। और हमें ये मालूम है कि अगर अल्फाज रिपीट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं उसे हम, कौन सा पोइटिक डिवाइस कहते हैं हम उसे, उससे रिपीटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से अल्फाज रिपीट हुए हैं, देखिए इट मेड हिम, इट मेड हिम, ये 2 बार रिपीट हुए हैं, तो ये क्या है, रिपीटेशन है ये। उसके बाद अगली लाइन देखिए, हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस। इसमें देखिए कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है। ये देखिए ह, हिस की शुरुआत ह से हो रही है और हार्ट की शुरुआत ह से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है। हिस की शुरुआत ह से हो रही है और हार्ट की शुरुआत ह से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, ये है एलिट्रेशन। अगली लाइन देखिए, बट द रोवर्स मर्थ वॉज हिज विकेडनेस। तो यहाँ पर देखिए नई फिगर ऑफ स्पीच आई है, यहाँ पर नया पोइटिक डिवाइस आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो रोवर्स का मर्थ था, मर्थ मतलब खुशी, उसकी शरारत थी। मतलब रोवर, सर राल्फ रोवर जो है, उनकी जो खुशी थी वो उनकी शरारत थी। तो अब अगर हम कॉमनली अगर सोचते हैं किस बात को कि खुशी को क्या कहा गया है, शरारत कहा गया है, कि रोवर की जो खुशी थी, सर राल्फ रोवर की जो खुशी थी, वो उनकी असल में शरारत थी, उनका वो शर था। तो अगर सुपरफिशियली, अगर ऊपर ऊपर अगर हम सोचते हैं तो ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात जो है नाकाबिल कबूल है, ये बात नाकाबिल कबूल है कि खुशी क्या है, खुशी क्या है, शर है, खुशी क्या है, शरारत है, खुशी क्या है, शर है, या खुशी क्या है, शरारत है। तो ऊपर ऊपर अगर हम सोचें, कॉमनली या सुपरफिशियली अगर हम सोचें कि खुशी शरारत है, तो ये बात को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ऊपर ऊपर सुपरफिशियली अगर सोचें हम, इस सेंटेंस को सुपरफिशियली अगर पढ़े हम, ऊपर ऊपर अगर पढ़े तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन डीपली अगर सोचें हम, डीपली इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, डीपली इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, डीपली इसके मीनिंग को समझते हैं, तो ये बात हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि सर राल्फ रोवर जो है, वो असल में जो उनकी जो खुशी थी वो बनावटी थी। असल में वो खुशी के आड़ में उनकी जो शर को और उनकी शरारत को वो छुपा रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है वो जो इंचकेप रॉक के पास जो बेल लगी हुई थी, उस बेल को जाकर उन्हें कट करना था। तो ये बात बिल्कुल साबित होती है इस सेंटेंस से कि उनकी जो खुशी थी वो असल में उनकी शरारत थी। तो सुपरफिशियली ये सेंटेंस कैसा लग रहा है, सुपरफिशियली ये सेंटेंस नाकाबिल कबूल लग रहा है। लेकिन डीपली अगर इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हमको जो एक्सेप्टेबल और वैलिड और डीप मीनिंग मिल रहा है हमको। तो हमें ये मालूम है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो जो जिसका सुपरफिशियली जो है, मान लीजिए कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो सुपरफिशियली मीनिंगलेस है, कोई ऐसा सेंटेंस है जो सुपरफिशियली यानी ऊपर ऊपर मीनिंगलेस लगता है, लेकिन अगर हम डीपली अगर पढ़ते हैं, गहराई से अगर पढ़ते हैं, तो उसका गहरा मीनिंग अगर निकलता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं। ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं। इसका मतलब पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होता है, पैराडॉक्स एक जुमला होता है। पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स एक जुमला होता है, पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होता है। कैसा स्टेटमेंट होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको अगर हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, अगर हम इस जुमले को अगर ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, सुपरफिशियली पढ़ते हैं, तो ये सेंटेंस, ये जुमला, ये स्टेटमेंट हमें कैसा लगता है, मीनिंगलेस लगता है। सुपरफिशियली अगर इस जुमले को अगर हम पढ़े तो ये स्टेटमेंट, ये जुमला हमें अगर हम सुपरफिशियली पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट और ये जुमला हमें कैसा लगता है, मीनिंगलेस लगता है, फिजूल लगता है। यानी
पैराडॉक्स कैसा जुमला होता है? पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है कि जिसको अगर हम सिर्फ सुपरफिशियली, अगर सिर्फ ऊपर ऊपर अगर हम पढ़ते हैं, ज़्यादा गहराई में जाकर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर अगर पढ़ते हैं, तो हमें ये सेंटेंस कैसा लगता है, ये स्टेटमेंट कैसा लगता है? मीनिंगलेस लगता है, फिजूल लगता है, फालतू लगता है। हम इसमें से कोई मीनिंग नहीं निकलता है अगर हम सिर्फ सुपरफिशियली अगर ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को अगर गहराई से जाकर अगर पढ़े तो उसका डीप मीनिंग हमें मिलता है। तो इस किस्म के जुमले को क्या कहा जाता है? इस किस्म के जुमले को जो है पैराडॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराडॉक्स कहा जाता है। फिर से मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है, पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला होता है जिसे अगर सुपरफिशियली पढ़े, जिसे सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़े, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, वो मीनिंगलेस लगता है, फालतू लगता है, फिजूल लगता है। लेकिन अगर इसी जुमले को अगर हम बहुत गहराई में जाकर पढ़ते हैं, गहराई में जाकर अगर समझते हैं, तो इसी जुमले से हमें गहरा मीनिंग मिलता है, डीप मीनिंग मिलता है, एक्सेप्टेबल मीनिंग मिलता है। तो वही बात यहाँ पर है, देखिए रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, यानी रोवर की जो खुशी थी वो उसकी शरारत थी। तो अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर अगर पढ़ते, सिर्फ हम ज़्यादा गहराई में न जाते हुए, तो हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि रोवर की जो खुशी थी, रोवर की जो खुशी थी उसका वो, रोवर की जो खुशी थी उसका, उसकी वो शरारत थी, उसका वो शर था। तो हम इसको हम कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस नज़म को, इस पोएम को हम गहराई से पढ़ते हैं, गहराई से समझते हैं, तो हमें ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट होती है कि जो रोवर की जो खुशी थी, असल में वो रोवर की खुशी जो है असल खुशी नहीं थी, बल्कि उसकी शरारत थी। क्योंकि उस खुशी के आड़ में जो है वो अपने शरारत को छुपा रहा था, क्योंकि उसे जो है असल में इंचकेप रॉक के पास जो लगी हुई बेल थी उसको जाकर उसे वो कट करना था। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर पैराडॉक्स है। अगला स्टांजा देखिए, अगले स्टांजा की दूसरी लाइन, कोथ ही माय मैन पुट आउट द बोट। इसमें देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड म दो बार रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड म दो बार रिपीट हुआ है। देखिए माय की शुरुआत म से हो रही है, माय की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड म से हो रही है, और मैन इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड म से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड म दो बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन। अगले स्टांजा की तरफ चलिए। अगला स्टांजा देखिए, द बोट इज़ लोवर्ड द बोटमैन राव। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट साउंड ब रिपीट हुआ है। बोट इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ब से हो रही है, और बोटमैन इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ब से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ब दो बार रिपीट हुआ है, और कॉन्सोनेंट साउंड ब दो बार रिपीट होने की वजह से ये क्या है? एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए अगली लाइन, एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये है इन्वर्जन। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इन्वर्जन। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, और हमें ये मालूम है कि नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किसे कहते हैं हम? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर उसे कहते हैं कि जहाँ पर, यानी नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर जुमले की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, बाद में वर्ब आता है, और लास्ट में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस जुमले की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं हो रही है, सब्जेक्ट यहाँ पर बीच में है, ये दे, ये वर्ब है, और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। मतलब इस जुमले के प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, तो ये क्या है? इन्वर्जन है। तो इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर क्या रहेगा? देखिए इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर कैसा रहेगा? देखिए, एंड दे गो टू द इंचकेप रॉक। मैं और एक बार पढ़ता हूँ, देखिए आपके लिए, एंड दे गो टू द इंचकेप रॉक, ये नॉर्मल प्रोज ऑर्डर रहेगा। तो ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच है? कौन सा पोइटिक डिवाइस है? इन्वर्जन। अगली लाइन देखिए, सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट। इसमें देखिए कॉन्सोनेंट साउंड ब, कॉन्सोनेंट साउंड ब दो बार रिपीट हुआ है। बेंट इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ब से हो रही है, और बोट इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ब से हो रही है।
कॉन्सोनेंट साउंड ब 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन। अगली लाइन देखिए, एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच केप फ्लोट। अब इसमें गौर से देखिए, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड फ, कॉन्सोनेंट साउंड फ रिपीट हुआ है। देखिए फ्रॉम, फ्रॉम में, फ्रॉम इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड फ से हो रही है, और फ्लोट इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड फ से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड फ 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन। अगले स्टांजा की तरफ जाते हैं। अगला स्टांजा, डाउन संक द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड। डाउन संक द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड। तो इसमें गौर से देखिए, यहाँ पर 2 फिगर ऑफ स्पीच है। पहली फिगर ऑफ स्पीच देखिए, यहाँ पर ये गर्गलिंग, ये जो वर्ड है देखिए, गर्गलिंग ये जो वर्ड है, गर्गलिंग ये ऐसा वर्ड है कि जिसको प्रोनाउंस करने के बाद, जिसको यानी जिसको पढ़ने के बाद हमें साउंड का एहसास हो रहा है। किसका एहसास हो रहा है? साउंड का। यानी ये जो वर्ड है गर्गलिंग, इसका ताल्लुक किससे है? साउंड से है। किससे है? साउंड से। तो जिस वर्ड का ताल्लुक साउंड से होता है, जिस वर्ड का ताल्लुक साउंड से होता है, जिस वर्ड से साउंड की मालूमात चलती, यानी जिस वर्ड से हमें साउंड पता चलता है, या कोई ऐसा वर्ड है जिसका ताल्लुक साउंड से है, यानी कोई एक ऐसा वर्ड है जिसका ताल्लुक साउंड से है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ओनोमोटोपोइक वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनोमोटोपोइक वर्ड्स। और जहाँ पर ओनोमोटोपोइक वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? वहाँ पर ओनोमोटोपी होती है। क्या होती है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है वहाँ पर? कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है? ओनोमोटोपी। तो यहाँ पर गर्गलिंग, गर्गलिंग, गर्गलिंग ये जो वर्ड जब हम पढ़ते हैं, तो हमें इससे किस चीज़ का एहसास होता है? साउंड का एहसास होता है। गर्गलिंग इस अल्फाज का ताल्लुक किससे है? साउंड से है। यानी गर्गलिंग का ताल्लुक यहाँ पर किससे है? साउंड से है। कौन से साउंड से है? जब बेल को काट दिया जाता है, बेल, सर राल्फ जब बेल को काट देते हैं, इंचकेप रॉक के पास जाकर जब बेल को काट देते हैं, तो बेल जब वो समंदर के पानी में डूबती है, और जो आवाज़ निकलता है, समंदर के पानी में जब बेल डूबती है और जो आवाज़ जब निकलता है, तो उस आवाज़ को, उस साउंड को क्या कहा गया है? गर्गलिंग कहा गया है। इसका मतलब गर्गलिंग इस अल्फाज का ताल्लुक किससे है? साउंड से है। इस अल्फाज का ताल्लुक किससे है? साउंड से है। तो ये कौन सा वर्ड है? ओनोमोटोपोइक वर्ड्स है। और हमें ये मालूम है कि जिस लाइन के अंदर ओनोमोटोपोइक वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है? ओनोमोटोपी। तो यहाँ पर ओनोमोटोपी है। और कौन सी दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है देखिए इसके अंदर? इसमें है इन्वर्जन। इसमें क्या है? इन्वर्जन। वो कैसे? क्या देखिए, फिर से यहाँ नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, और हमें ये मालूम है कि नॉर्मल प्रोज ऑर्डर हम किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रोज ऑर्डर हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर जुमले की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, बाद में वर्ब आता है, बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं हुई है। सब्जेक्ट तो देखिए यहाँ पर है, बीच में है, ये है सब्जेक्ट। मतलब इसकी शुरुआत किससे हुई है? सब्जेक्ट से नहीं हुई है। सब्जेक्ट ये बीच में है यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। तो ये क्या है? इन्वर्जन है। तो इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से रहेंगे? देखिए गौर से, देखिए गौर से सुनिए। द बेल संक डाउन विथ अ गर्गलिंग साउंड। देखिए मैं और एक बार पढ़ता हूँ। इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से रहेगा? द बेल संक डाउन विथ अ गर्गलिंग साउंड। तो ये नॉर्मल प्रोज ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ पर जो है इन्वर्जन भी है। मतलब इस जुमले के अंदर ओनोमोटोपी है, इस जुमले इस जो है इस लाइन के अंदर जो ओनोमोटोपी भी है, इसके अंदर ओनोमोटोपी भी है, और जो है इसके अंदर और क्या है? इसके अंदर इन्वर्जन भी है। मतलब हमें ये बात और साबित हो चुकी है कि किसी एक सेंटेंस के अंदर जो है एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच रह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है? देखिए यहाँ पर एक है इन्वर्जन, और दूसरी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर? दूसरा कौन सा पोइटिक डिवाइस है? ओनोमोटोपी। दूसरा कौन सा पोइटिक डिवाइस है? ओनोमोटोपी। यानी पहला है इन्वर्जन और दूसरा कौन सा है? ओनोमोटोपी। अगली लाइन देखिए, द बबल्स रोज
एंड बर्स्ट अराउंड। फिर से देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। देखिए बबल्स की शुरुआत ब से हो रही है और बर्स्ट की शुरुआत ब से हो रही है। इसका मतलब यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड ब 2 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड ब 2 बार रिपीट हुआ है। तो कॉन्सोनेंट साउंड ब 2 बार कॉन्सोनेंट साउंड ब 2 बार रिपीट होने की वजह से यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। यानी हमें ये मालूम है कि अगर एक कॉन्सोनेंट साउंड अल्फाजों की शुरुआत में बार बार रिपीट अगर होता है तो हम उसे कौन सी पोइटिक डिवाइस कहते हैं? उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन है। देखिए